हेलो, वंदे मातरम। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि एक थर्मल पावर प्लांट के अंदर किस प्रकार से करंट पैदा किया जाता है और साथ ही साथ जानेंगे इसमें वाटर साइकिल किस प्रकार से कार्य करती है। वैसे तो थर्मल पावर प्लांट जैसे बड़े यूनिट को समझना थोड़ा मुश्किल सा होता है, लेकिन हम लोग एनिमेशन के द्वारा इस वीडियो के माध्यम से इसे आसानी से समझ लेंगे। अब देखिए, जो थर्मल पावर प्लांट होता है इसमें बहुत सारे खंड होते हैं। हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि थर्मल पावर प्लांट में जो CHP यार्ड होता है, इस यार्ड तक किस प्रकार से कोयला बाहर से मंगाया जाता है और इस कोयला को किस तरह से पीस कर इसे बॉयलर में जलाया जाता है और जलाने के बाद स्टीम तैयार किया जाता है और इसी स्टीम से टरबाइन चलती है और टरबाइन के चलने से हमारा अल्टरनेटर चलता है और यही अल्टरनेटर करंट पैदा करती है जो कि आगे ट्रांसमिट कर दिया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, इस पावर प्लांट का सबसे पहला खंड होता है CHP। इसका सबसे पहला पार्ट होता है कोल हैंडलिंग प्लांट। इस प्लांट तक कोयले को किस प्रकार से लाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब कोल हैंडलिंग प्लांट तक कोयले को लाने का दो विधि होता है। सबसे पहला विधि होता है ट्रक के द्वारा। अब थर्मल पावर प्लांट के अंदर थोड़ा बहुत करंट तो पैदा करना नहीं है, बहुत अधिक करंट पैदा करना है, इसलिए थोड़े बहुत कोयला से काम नहीं चलने वाला, जिसकी वजह से ट्रेनों के माध्यम से कोयला लाया जाता है। अब ये जो दिख रहा है ट्रेन है, ये बॉक्सेन वाले डिब्बे हैं। क्या ट्रेन के बॉक्सेन वाले डिब्बे हैं? बॉक्सेन का मतलब होता है जो ऊपर से बिल्कुल खुला हुआ होता है, इसी के माध्यम से CHP यार्ड तक कोयला लाया जाता है। इसका पहला प्रोसेस होता है। अब देखिए, इस कोयला को लाने के बाद इसे रखा कहाँ जाता है? इस कोयला को जिस एरिया में रखा जाता है ना, उसी एरिया को CHP यार्ड कहा जाता है। CHP का पूरा नाम होता है कोल हैंडलिंग प्लांट। इसी प्लांट के अंदर कोयला को रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर 50% एरिया CHP एरिया का ही होता है, यानी कि जो कोल हैंडलिंग प्लांट होता है वो अकेला पूरे प्लांट का 50% स्थान अकेले ही कवर करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, इतना बड़ा ये तो एरिया, इस एरिया में पूरा कोयला स्टोर करके रखा हुआ है। अब इसी एरिया में कन्वेयर बेल्ट भी लगा होगा, यानी कि बहुत सारे काम इसी एरिया के अंतर्गत आते हैं, जो कि 50% स्थान अकेले ही ये कवर कर लेती है। अब देखिएगा, जो ट्रेन कोयला लेकर आई है बाहर से, उस कोयला को किस प्रकार अनलोडिंग किया जाता है। अब अनलोडिंग करने के 2-3 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूं। अब इस वीडियो को आप देखिए, यानी कि जो ट्रेन बाहर से आई हुई है, बाहर से आने के बाद इस लॉक के अंदर आके खड़ी हो जाती है। अब जो बॉक्सेन वाले डिब्बे होते हैं ना, वो डिब्बे पहले आपस में कपल्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इनकी कपलिंग को पहले छुड़ाया जाता है। छुड़ाने के बाद इसे अलग अलग कर दिया जाता है। अलग करने के बाद यहाँ पे ये जो लॉक दिख रहे हैं ना, ये एक डिब्बा के चारों तरफ लगे होते हैं। देखिए, एक यहाँ लगा हुआ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ पे लगा हुआ है। ये क्या करते हैं, ये नीचे की तरफ, देखिए नीचे की तरफ जा रहे हैं और चारों तरफ से इस डिब्बे को आपस में जकड़ ले रहे हैं। ऐसा ये इसलिए करते हैं, जैसे ही इस डिब्बे को ये उल्टा लटकाएंगे ना, ये डिब्बा कहीं गिर ना जाए, इसके वजह से ये पहले ही लॉक कर दिया जाता है। लॉक करने के बाद इस देखिए डिब्बा को ये अब उल्टा की तरफ लटका देगा। उल्टा लटकाते ही इसमें जितना भी कोयला भरा हुआ है, ये कोयला पूरा यहीं पे गिर जाएगा। अब देखिए, इसी के जस्ट नीचे कोल यार्ड बना हुआ है, अंडरग्राउंड CHP यार्ड बना हुआ है। इसी CHP यार्ड में कोयला जाके गिर जाती है और गिरने के बाद इस कोयला को फिर कन्वेयर बेल्ट के द्वारा हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ये तो इसकी पहली विधि हो गई। अब दूसरी विधि देखिएगा, ये ट्रेन के नीचे एक गेट लगा हुआ था। इस गेट को खोलते ही पूरा कोयला नीचे चली जाती है। नीचे आने के बाद देखिए, यहाँ पे पूरा अंडरग्राउंड ये स्टोर हो जाती है। अब देखिएगा, इसका जो अगला प्रोसेस होता है, ये अगला प्रोसेस है कि इस मशीन के द्वारा कोयला यहाँ पे लोडिंग किया जाता है और यहीं पे अनलोड करके कन्वेयर बेल्ट के द्वारा फिर इसे यहाँ तक ले आया जाता है। यहाँ पे लाने के बाद नीचे भी एक कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ होता है, जो पूरे प्लांट तक इसे भेज दिया जाता है। अब देखिए, इस मशीन की खासियत यह है कि इसमें 2 प्रकार के ऑपरेटर है। पहला ऑपरेटर यहां बैठा हुआ था, दूसरा ऑपरेटर इस बॉक्स के अंदर। ये ऑपरेटर इस चक्की को घुमा रहा है। देखिए, ये चक्की में आगे की तरफ दांते लगे हुए हैं, जिसको हम लोग सूड़ बोलते हैं। जो JCB का सूड़ होता है, उसी प्रकार से सूड़ लगा हुआ होता है। ये आगे की तरफ जाता है तो कोयला को लोड करता है और यहीं पे ये घूमता हुआ आता है तो अनलोड कर देता है। अब देखिए, इसी में कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है और इसी कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से ये कोयला को हम इस प्लांट के अंदर जहां भी ले जाना चाहते हैं, वो बहुत ही आसानी तरीके से ले जाते हैं। अब देखिए, इसका अगला प्रोसेस क्या होता है। कोयला तो अनलोड हो गया है। इस कोयला को अनलोड करने के लिए अब देखिएगा, जो
वीडियो में आप लोग फोटो देखे थे ना, जिस मशीन को देखे थे उसी मशीन का फोटो है ये मशीन यहाँ पे लोड करती है और यहीं पे अनलोड करती है, यानी कि दो मशीनों का काम ये अकेले ही कर ली है। लोडिंग और अनलोडिंग दोनों साथ ही करता है, यहीं पे अनलोड करता है। और ये वाला एरिया में कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है। ये कन्वेयर बेल्ट एक घूमता हुआ पट्टा होता है। ये घूमता हुआ पट्टा भी जब कोयला गिरता है तो ये पट्टा घूमता हुआ यहाँ आ जाता है और यही कोयला घूम के नीचे गिर जाती है और ये वाले एरिया पे भी कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है और इसी कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से कोयला आगे चली जाती है। अब देखिएगा ये कोयला आगे कहाँ जाती है, आगे ये पल्वेराइज्ड के लिए जाता है। कहाँ? पल्वेराइज्ड के लिए। अब पल्वेराइज्ड क्या होता है, देखिए ये क्या होता है कि जब कोयला आता है ट्रेन में तो उस दरमियान कोयला विभिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न आकार के होते हैं। कोई छोटा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है, कोई बहुत ही बड़ा होता है। तो इस कोयले को हम डायरेक्ट बॉयलर के अंदर थोड़ी डाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए एक विधि अपनाई जाती है जिसको कहते हैं पल्वेराइजिंग। पल्वेराइज्ड का मतलब होता है कि पिसा हुआ कोयला। अब देखिए जो सबसे पहले हम उस कोयले को इस कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से, ये जो सीट दिख रही है ना, इस सीट के नीचे कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है और इसी बेल्ट के माध्यम से कोयला को यहाँ ऊपर चढ़ाया जाता है। यहाँ पे एक मिल लगा हुआ होता है, इस मिल का नाम होता है बॉयल मिल। क्या? बॉयल मिल। ये बॉयल मिल क्या करता है, जो बड़े बड़े आकार के कोयला होते हैं इनको तोड़ के छोटा छोटा कोयला बना देता है और तोड़ने के बाद इस कोयला को डायरेक्ट यहीं पे नीचे गिरा देता है। ठीक है, और यहीं पे देखिए, यहाँ पे साइड में देखेंगे एक और कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है। ये कन्वेयर बेल्ट सीधे ऊपर चढ़ा हुआ है और यहाँ पे भी एक बॉयल मिल लगी हुई है। अब ये बॉयल मिल क्या करता है कि इस छोटे छोटे कोयले को ना बिल्कुल बारीकी तरीके से पीस देता है। जो आटा होता है गेहूं का उस तरह से पीस देता है, यानी कि जो मैदा होता है ना, मैदा की तरह इसको पीस के चिकना बना देता है। अब चिकना बनाने के दो फायदे होते हैं। देखिए दोस्तों, पहला फायदा तो होता है कि जैसे ही कोयला को हम बॉयलर में डालते हैं जलने के लिए तो पिसा हुआ कोयला बहुत आसानी तरीके से जल जाता है। और दूसरा फायदा यह होता है कि जब जलने के बाद उस कोयला का जो राख बचता है ना, उस राख को हम लोग किसी दूसरे प्लांट में ट्रांसमिट कर देते हैं। जैसे कि सीमेंट वाली कंपनी राखड़ वाली कंपनी को भेज देते हैं, तो ये सीमेंट राखड़ वाली कंपनियों को दोबारा पीसना नहीं पड़ता है, इसलिए उनके काम को भी यहीं पे समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि जो उनका काम होता है उनके काम को भी यहीं पे कर दिया जाता है। अब देखिए इसके आगे क्या होता है विधि। अब कोयला तो हमारा पीस चुका, अब पीसने के बाद इस कोयला को हम लोग डायरेक्ट भट्ठी में डालते हैं। कहाँ? डायरेक्ट भट्ठी में। इस फोटो को देखिए, थर्मल पावर प्लांट के, ये थर्मल पावर प्लांट का पूरा डायग्राम है। इस डायग्राम को समझते हैं पहले। यानी कि जो पीसा हुआ कोयला है ना, उस कोयला को डायरेक्ट इस बॉयलर के अंदर डाला जाता है। ये जो फोटो दिख रहे हैं ये बॉयलर का है, ये बॉक्स के अंदर दिख रहा है ये बॉयलर का है। ठीक है ना, इस बॉयलर के अंदर हम कभी भी कोयले को डायरेक्ट नहीं डालते, पहले इसको पीसते हैं। पीसने के बाद इस बॉयलर के अंदर नीचे वाले भाग में भट्ठी बनी होती है, इस फर्नेस में इसको पहले डाल देते हैं। डालने के बाद फिर आग लगाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे इसके ऊपरी भाग में ये जो पाइप के आकार के दिख रहे हैं ना, तो ये पाइप में क्या पानी भरा हुआ है। बॉयलर में कभी भी टंकी नहीं होती, इसे टंकी में पानी को नहीं भरा जाता। बॉयलर के चारों तरफ पाइप बनी होती है, उसी पाइप में पानी भरा हुआ होता है। अब पानी को पाइप में भरने के बहुत फायदे होते हैं, और क्या क्या फायदा होता है आगे बताऊंगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो कोयला होता है ना, ये कोयला जलने के बाद यहाँ पे ये जो नीचे है यहाँ भी एक छोटा सा प्लांट होता है जिसे कहते हैं जैसे कि कोयला जलने के बाद जो राख बचता है ना, वो राख इसी प्लांट में आ जाता है। क्या? उसको ASP कहते हैं। यहाँ पे जो प्लांट था उसको CHP कहा जाता था, और जो नीचे राख वाला प्लांट है उसको ASP कहा जाता है। क्या? ASP, आस्क का मतलब होता है राख, और राख वाला प्लांट होता है यहाँ पे, और इस राख को फिर सीमेंट या राखड़ वाली कंपनी को भेज दिया जाता है। इस बॉयलर को समझते हैं, देखते हैं कि बॉयलर में किस प्रकार से कोयला जलता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कोयला बहुत ही भयानक तरीके से जलाया जाता है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को आप देखिएगा, ये बॉयलर है। इस बॉयलर के अंदर जब पल्वेराइज्ड किया हुआ कोयला डाला जाता है तो इस कोयला के जो भारी कण होते हैं वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं, और जो कोयला के छोटे कण होते हैं ना, इस कोयला के जलने से जो धुआं निकल रहा है, इस धुआं के माध्यम से वो छोटे छोटे कण ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं। अब देखिए इसमें इस पाइप के माध्यम से गर्म हवा भेजा जाता है इस बॉयलर के अंदर, ताकि जो कोयला है ना, कोयला के अंदर थोड़ा बहुत नमी होगा तो वो नमी पूरी तरह से सूख जाएगा और कोयला अच्छी तरह
से जल जाएगा, क्योंकि कोयला जितना अच्छी तरह से जलेगा ना, इसमें से धुआं उतना ही कम निकलेगा। क्या धुआं बहुत कम निकलेगा अगर कोयला अच्छी तरह से जलेगा तो। अब देखिए यहाँ पे सुपर हीटेड एयर भेजा जा रहा है, बहुत ही गर्म हवा भेजा जा रहा है, ठीक है ना। हवा आग को और बढ़ाने का काम करता है। अब देखिए ये टरबाइन का ये बॉयलर का ऊपरी वाला भाग है। यहाँ पे जो पाइप दिख रहा है ना, इसी पाइप में पानी भरा हुआ है। अब जब नीचे से आग लगी हुई है तो नीचे से आग लगी हुई, ऊपर से पाइप लटका हुआ है, उसी पाइप में पानी भरा हुआ है। जब आग नीचे से लगाते हैं वो पाइप क्या होता है, आग के संपर्क में आते ही बहुत अधिक गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद फिर पानी भी गर्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे बॉयलर के ऊपर छोटा सा स्टीम ड्रम रखा हुआ होता है, उसी ड्रम में पाइप के माध्यम से पानी डालते हैं और वो पानी पूरे पाइप में जाके भर जाता है। अब आप सोचते होंगे कि टरबाइन के अंदर कोई बहुत बड़ा टंकी बना हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं। टरबाइन के अंदर पूरा पाइप लगा हुआ होता है। ये देखिए ये चारों तरफ से आग लगा हुआ है, और इसी आग के साइड में देखिए चारों तरफ पाइप की लेयर बिछी हुई है। ये पाइप अलग अलग है, कोई भी पाइप एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है, एक दूसरे के टच में नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये पानी जब इस टंकी में आता है, ड्रम वाले स्टीम वाले टंकी में आती है, तो पहले जब आती है तो इस कलर का होता है पानी, ब्लू कलर का। और जैसे ये पानी बिल्कुल गर्म हो जाता है ना, गर्म होने के बाद इस पाइप का रंग भी देखिए पूरे लाल हो गया है, यानी कि सुपर हीटेड हो गया है। सुपर हीटेड होने के बाद यहीं से स्टीम बनना स्टार्ट हो जाता है, और ये स्टीम देखिए पाइप के माध्यम से फिर आगे टरबाइन को चलाने के लिए भेज दिया जाता है। ये देखिए ये टरबाइन के अंदर वाला पार्ट है, यानी कि जो टरबाइन होती है ना, टरबाइन के अंदर बहुत सारी ब्लेड लगी होती है, पंखुड़ियां लगी होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो स्टीम बनकर आई है बॉयलर से, उस स्टीम का प्रेशर कितना होता है, लगभग 200 से लेकर 250 किलोग्राम, यानी कि 200 से लेकर 250 किलोग्राम का प्रेशर आ रहा है, जो हम टरबाइन के इस ब्लेड पंखुड़ियों के ऊपर छोड़ने वाले हैं। यानी कि इतना अधिक प्रेशर जब हम पंखुड़ियों पे छोड़ेंगे तो ये पंखुड़ियां घूमना स्टार्ट हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, इस टरबाइन में क्या होता है ना, ये जो देख रहे हैं ना, ये पंखुड़ियां हैं, ये 2-4 पंखुड़ियां नहीं होती। ऐसा 2-4 इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि देखिए जो 200 से लेकर 250 केजी का प्रेशर आ रहा है, अगर 2-4 पंखुड़ियां रहेंगी तो टूट नहीं जाएंगी। इसकी वजह से इस टरबाइन में बहुत सारी पंखुड़ियां, यहां से देख रहे होंगे पूरा यहां तक, यानी कि पूरे टरबाइन में ही पंखुड़ियां हैं, ब्लेड ही ब्लेड हैं। इतना अधिक प्रेशर इस ब्लेड को सहने के लिए काफी है, ठीक है ना। यानी कि ये ब्लेड इस प्रेशर को आराम से सह सकेगी, टूटेगी नहीं। इसकी वजह से पूरे पंखुड़ियां ही पंखुड़ियां लगी हुई हैं। अब देखिए, अब एक दिक्कत होता है, जब हम प्रेशर को खुली टरबाइन के अंदर छोड़ेंगे तो ये प्रेशर पूरी तरह बिखर जाएगा, टरबाइन हमारा उस स्पीड से घूम नहीं पाएगा। जिसके वजह से हम क्या करते हैं, इस टरबाइन को ना पूरा एक बॉडी लगा देते हैं, इस टरबाइन के चारों तरफ बॉडी लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस फोटो में आप देखिए, ये भी टरबाइन का ही फोटो है। इसमें देखेंगे आप, यहाँ पे ये इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे बॉडी लगा दिया गया है। ये देखिए, ये चारों तरफ बॉडी लगा दिया है, इसको कवर कर दिया गया है। ऐसा करने से क्या होगा, जो स्टीम 250 केजी का आ रहा है वो स्टीम पूरा इसी के अंदर रहेगा, और यहाँ पे ये जो पंखुड़ियां दिख रही हैं, इसी पंखुड़ियों पर पड़ेगा और पंखुड़ियां नाचना स्टार्ट कर देंगी, पंखुड़ियां घूमने लगेंगी, और घूमते ही ये अल्टरनेटर के साथ जुड़ी हुई होती हैं। और जब ये हमारी टरबाइन घूमती है, टरबाइन के घूमते ही अल्टरनेटर भी घूमना स्टार्ट हो जाती है। अब देखिएगा, इस फोटो को आप ध्यान से देखिएगा, यानी कि यहाँ पे ये वाली जो फोटो दिख रही है ना, इस साइड की यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये बॉडी किसका है, ये टरबाइन का है, और यहाँ से यहाँ तक का लेकर ये अल्टरनेटर का है। यानी अल्टरनेटर और टरबाइन, इन दोनों का ये शाफ्ट है, ये इसका शाफ्ट है, ये अल्टरनेटर का शाफ्ट है। इन दोनों के शाफ्ट को यहाँ पे नट बोल्ट के द्वारा कपल्ड कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसे ही हमारी टरबाइन घूमेगी ना, टरबाइन के घूमते ही अल्टरनेटर भी घूमने लगेगी, और यही अल्टरनेटर करंट पैदा करती है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें स्टीम किस प्रकार से आती है, देखिएगा इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये टरबाइन और जनरेटर आपस में दोनों जुड़े हुए हैं। अब इसमें क्या होता है, यहां से स्टीम एंट्री करती है, स्टीम जैसे ही एंट्री करती है, एंट्री करते ही ये टरबाइन के ब्लेड यहाँ पे लगे हुए हैं, इन्हीं ब्लेडों पर 250 केजी के प्रेशर के साथ पड़ती है, तो ये इसको घुमाना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही घुमाना स्टार्ट कर देती है, यहाँ पे ना ये दोनों आपस में जुड़े हैं, लॉक हैं, और इसके घूमने से, टरबाइन के घूमने से ये जनरेटर भी घूमने लगता है। अब देखिए, जो एसी करंट पैदा करता है ना, उसको जनरेटर नहीं, उसको अल्टरनेटर कहते हैं। यानी कि ये है अल्टरनेटर का पार्ट, और ये है हमारा
टरबाइन का पार्ट, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। एक चलेगा तो दूसरा भी चलेगा। तो इस प्रकार से ये हमारी जनरेटर भी चलना स्टार्ट हो जाती है, अल्टरनेटर, और ये मैग्नेटिक फील्ड बनाती है घूमने से, और इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण फिर करंट पैदा हो जाता है। सुपर थर्मल पावर प्लांट का पूरा ओवरव्यू है, ये पूरा इसका डायग्राम है। अब इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग कोयला के बारे में देखते हैं। कोयला क्या होता है, जब कोयले को जलाया जाता है तो कोयला जलने के बाद ना जो राख बचता है उस राख को यहाँ स्टोर कर दिया जाता है, और जो कोयला का जो छोटा छोटा कण होता है वो छोटा छोटा कण हवा के साथ, क्या जो छोटा छोटा कण होता है वो आग के साथ, जो आग में धुआं होता है ना, उसी धुआं के साथ वो उड़ जाता है। उड़ के कहाँ जाता है, इसको डायरेक्ट चिमनी के द्वारा हम लोग बाहर वातावरण में नहीं छोड़ सकते। अगर ऐसा करेंगे तो वो तो धुआं बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे कीटाणु, छोटे छोटे कण हैं, वो कण नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि जब हम सांस लेंगे इसी वातावरण में तो हम भी जिंदा रह रहे हैं, और अगर वातावरण शुद्ध नहीं होगा तो हम शुद्ध सांस नहीं ले पाएंगे। अगर ये इस चिमनी की वजह से, इस धुआं की वजह से पूरा वातावरण अगर प्रदूषित हो गया, तो इसी प्रदूषित एयर को जब हम सांस के माध्यम से अंदर लेंगे तो हमारे फेफड़े में धुआं जाके बैठ जाएगा और बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकता है। तो इसके लिए इस धुआं को डायरेक्ट चिमनी के माध्यम से हवा में छोड़ने से पहले ही यहाँ पे एक मशीन लगा हुआ होता है, जिसको कहते हैं प्रेसिपिटेटर, इसको हिंदी में कहते हैं अवक्षेपक। इस मशीन के अंदर ना, ये मशीन अंदर से चार्ज होती है, निगेटिव चार्ज होती है। यह क्या होती है, अगर इससे कोई छोटे मोटे कण टकराएंगे ना तो ये अपनी ओर इसको खींच लेता है, चिपका लेता है अपनी तरफ। अब इस धुआं से उड़ता हुआ जो छोटे मोटे कण थे, वो कण तो इस मशीन के द्वारा यहीं पे चिपक गए। अब शुद्ध जो धुआं है उस धुआं को चिमनी के माध्यम से फिर ऊपर उड़ा देते हैं। इसीलिए चिमनी का जो साइज होता है ना बहुत लंबा तक होता है, क्योंकि जो धुआं होता है ना उस धुआं को ऊपर ही ऊपर ऐसे ऊपर आसमान में भेज सके, वो नीचे ना आए, फिर भी थोड़ा बहुत नीचे तो आ ही जाता है। यानी कि इस बॉयलर में कोयला को जलाने के बाद यहाँ जो पाइप लगी हुई है ना, बॉयलर के ऊपरी वाले भाग में, इस पाइप में पानी भरा हुआ है। ये पानी गर्म होने के बाद स्टीम बन जाता है, भाप बन जाता है। इस भाप को फिर टरबाइन में ले जाते हैं, टरबाइन की पंखुड़ियों में घुमाते हैं, और यहाँ पे जो स्टीम आ रही है ना, बॉयलर से जो स्टीम आ रही है उसका प्रेशर होता है 250 से लेकर 250 किलोग्राम का प्रेशर होता है। इतना हाई प्रेशर के साथ जब टरबाइन को घुमाया जाता है, अब इसी टरबाइन के साथ देखिए हमारा अल्टरनेटर भी जुड़ा हुआ है, और अल्टरनेटर भी घूमने लगता है। घूमने से यही करंट पैदा करती है, और करंट पैदा करने के बाद ये जो ट्रांसफार्मर दिख रहा है, इस ट्रांसफार्मर में उस करंट को देते हैं, और इसकी वोल्टेज को बढ़ा देता है ट्रांसफार्मर, और इस वोल्टेज को, हाई वोल्टेज वाले करंट को फिर किसी टावर लाइन के माध्यम से, ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से इसे ट्रांसमिट कर दिया जाता है आगे। अब देखिए इसके वाटर साइकिल को समझते हैं। अब देखिएगा जो स्टीम आया था इस टरबाइन के अंदर, अब तो टरबाइन को घुमाने के लिए हम लोग स्टीम बनाए। अब टरबाइन तो घूम गया, अब बाकी जो स्टीम बचा है उस स्टीम का क्या किया जाएगा। तो उस स्टीम को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टरबाइन के डायरेक्ट नीचे ही कंडेंसर लगा हुआ होता है। ये कंडेंसर क्या करता है कि जो स्टीम टरबाइन में बची हुई है उस स्टीम को डायरेक्ट इस कंडेंसर में ले आया जाता है। अब क्या होगा, इस स्टीम को हमें दोबारा यूज करना है, यानी कि इस भाप को दोबारा यूज करना है। अब हम भाप को ही तो दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो क्या करना होगा, इसे पहले हमें ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर में भेजना होगा। तो देखिएगा क्या करते हैं, इस टरबाइन से जो भाप होती है ना, इस भाप को पहले इस कंडेंसर में लाया जाता है। इस कंडेंसर में लाने के बाद फिर पाइप के माध्यम से इस कूलिंग टावर तक लाया जाता है। अब देखिए ये जो पाइप है ये बिल्कुल खुला वातावरण में है, और खुली वातावरण में जो हवा बहती है, हवा के संपर्क में ये पाइप रखा हुआ है, यानी कि यहां से जो स्टीम आई वो यहीं से पानी बनना स्टार्ट हो गया। अब ये पानी तो बन गया लेकिन अभी भी बहुत गर्म है, इसे ठंडा करने की जरूरत है। तो इसको ठंडा करने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है फोटो, ये है कूलिंग टावर का। ये क्या है, ये कूलिंग टावर का। इस कूलिंग टावर में देखिए इस पाइप के माध्यम से इस सुपर हीटेड पानी को इस कूलिंग टावर में ले जाएंगे, और कूलिंग टावर में ले जाके इसे फुहारा के माध्यम से नीचे गिराते। देखिए पहले पाइप को माध्यम से पानी को हम लोग ऊपर ले गए कूलिंग टावर में, फिर यहाँ पे फुहारा के माध्यम से इसको नीचे गिरा देते हैं। अब क्या होता है, ये जो काला काला से एरिया दिख रहा है ना, ये कूलिंग टावर के नीचे, ये हवा घुसने के लिए बना हुआ। क्या यहाँ से हवा अंदर जाती है, ठंडी हवा अंदर जाती है। अब देखिए नीचे से ठंडी हवा अंदर जा रही है, ऊपर से गर्म स्टीम नीचे गिर रही है। तो
ठंडी हवा और गर्म स्टीम आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं, ये जो गर्म पानी है वो भी ठंडा हो जाती है। तो ये ठंडा पानी होने के बाद ना कूलिंग टावर के नीचे एक छोटा सा पानी को इकट्ठा होने के लिए ड्रम टाइप का बना होता है, वहीं पे पानी इकट्ठा हो जाता है। अब देखिएगा ये इसका वाटर साइकिल को समझिएगा, यानी कि यहाँ से स्टीम आया, यानी कि यहाँ पे अभी ये भाप है, इसको हमें पानी में बदलना है। पानी में बदलने के लिए पहले कंडेंसर में लाते हैं, कंडेंसर में पाइप के माध्यम से इसे कूलिंग टावर तक ले जाया जाता है। अब जैसे ही पाइप के माध्यम से ले जाते हैं ना, तो ये पाइप में आते ही ये पानी बन जाती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब घरों में किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो अगर भाप निकल रहा होता है तो उस भाप के ऊपर अगर हाथ रख देते हैं तो वो भाप क्या पानी की बूंदों के रूप में बन जाता है, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ भी होता है, यानी कि यहाँ तक तो वाष्प है, इस वाष्प को जब पाइप में ले जाया जाता है तो पाइप के संपर्क में जैसे ही वो आता है तो यहीं से इसका प्रेशर भी डाउन हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है, ये पानी का रूप ले लेती है। लेकिन अभी भी ये पानी बहुत गर्म है, इसको ठंडा करके हम उपयोग में ले सकते हैं। इसे पहले कूलिंग टावर में ऊपर ले जाते हैं, ऊपर से फुहारा के माध्यम से नीचे गिराते हैं और नीचे गिरने से ये ठंड हो जाती है। इसलिए कि यहाँ से कूलिंग टावर के नीचे वाले भाग में फैन लगे होते हैं और पूरा खुला एरिया होता है, जहाँ से ठंडी हवा ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर से गर्म पानी नीचे की तरफ आती है। जब दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, आपस में संपर्कित होते हैं, तो ये पानी भी ठंड हो जाती है और यही पानी यहाँ पे जमा हो जाती है। अब देखिए जो थर्मल पावर प्लांट होता है, उस थर्मल पावर प्लांट में पानी का भी बहुत रोल होता है, यानी पानी की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। अब थर्मल पावर प्लांट को हम डायरेक्ट किसी नदी से नहीं कनेक्ट कर सकते, ऐसा इसलिए कि जो नदी होती है ना, उस नदी के पानी का जो लेवल होता है वो कभी एक बराबर नहीं होता, कभी कम हो जाता है, कभी अधिक हो जाता है। इसलिए थर्मल पावर प्लांट के अंदर एक बांध बनाया जाता है। क्या बांध बनाया जाता है? ये फोटो देख रहे हैं, ये वही बांध है। इस बांध में क्या होता है कि नदी से किसी मोटर के द्वारा पानी लाया जाता है और इस पानी को बांध में इकट्ठा किया जाता है। अब बांध में देखिए, नदी में जो पानी होता है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल पानी होता है, उसमें आयरन, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ होते हैं, ठीक है। इस प्रकार अगर जीवाणु कीटाणु इस पानी में उपस्थित है ना, तो इस पानी को गर्म करने में बहुत अधिक समय लगेगा, बहुत अधिक वक्त लगेगा, ठीक है। तो इस पानी को पहले डीमिनरलाइज्ड करते हैं, यानी कि इस पानी में किसी भी प्रकार का कोई अशुद्ध नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई स्वाद नहीं होना चाहिए, रंगहीन, गंधहीन, मतलब कि किसी भी प्रकार का इसमें कोई स्वाद ना हो, इस प्रकार का इस पानी को बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं डीएम वाटर, क्या डीमिनरलाइज्ड वाटर। और इसी वाटर के नाम से इस डैम का भी नाम रख देते हैं, ये डीएम बांध, क्या डीएम डैम के नाम से इसको जानते हैं। इस डैम के द्वारा, क्योंकि अभी इस डैम में देखिए ठंड पानी है, इस पानी को फिर मोटर के द्वारा कहाँ ले जाया जाता है, इस कूलिंग टावर में ले जाता है। अब देखिए कूलिंग टावर में नीचे से भी पानी आ रही है बांध में, जो कि ठंडी है, और यहाँ से ऊपर से भी पानी आ रही है, जो कि नीचे ठंड होकर नीचे जमा हो जा रही है। इसी पानी को हम एक पाइप के माध्यम से फिर से दोबारा ले जाते हैं बॉयलर में यूज करने के लिए। अब बॉयलर में यूज करने के लिए देखिए किस तरह से ले जाते हैं। बॉयलर में हम इसको गर्म करने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी लगा दें कि बॉयलर में पहुंचने से पहले इस पानी को थोड़ा बहुत गर्म कर दिया जाए। तो उसके लिए क्या करना होता है कि ये लोग जो इंजीनियर होते हैं ना, ये इंजीनियर कभी कभी बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने क्या किया, इस पाइप को कहां से गुजारा, कंडेंसर से होता हुआ गुजारा, क्योंकि कंडेंसर में देखिए ऊपर से स्टीम आई है, जिसकी वजह से कंडेंसर पहले से ही गर्म है। पहले से ही गर्म होने के कारण ये जो पानी यहाँ से आ रही है कूलिंग टावर से ना, यहाँ कंडेंसर में यहीं पे थोड़ा बहुत गर्म हो जाती है और फिर इस पाइप के माध्यम से देखिए यहाँ पे आ गई, ये बॉयलर के अंदर आ गई, यानी पानी पहले से ही गर्म हो गया। अब गर्म पानी को गर्म करना थोड़ा कम समय में अधिक गर्म किया जा सकता है। अगर ठंडा पानी को हम बॉयलर के अंदर डायरेक्ट भेज देंगे तो गर्म होने में बहुत वक्त लगेगा, बहुत अधिक समय लगेगा। इसलिए कंडेंसर के माध्यम से इस पाइप को गुजार कर पहले ही इसे थोड़ा बहुत ठंडा कर दिया जाता है। और दूसरा फायदा देखिए ये होता है कि जब इस स्टीम को इस कंडेंसर के माध्यम से गुजारा जाता है ना, तो यहाँ देखिए ठंडा पानी आ रहा है। अभी खौलता हुआ पानी तो यहाँ पे है नहीं, है तो ठंडा ही पानी, नॉर्मल ठंडा पानी। तो स्टीम ना इसी पाइप के संपर्क में आने से यहीं से ये पानी का रूप लेना शुरू कर देता है, यहीं से ये भाप है पानी में बदल जाता है और यही पानी इस पाइप के माध्यम से कहाँ चली जाती है, ये कूलिंग टावर के अंदर चली जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका वाटर साइकिल है। देखिए
जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, उस पावर प्लांट में कूलिंग टावर का हिस्सा होता है वो थर्मल पावर प्लांट से हमेशा हट के होता है, वो दूरी होता है। अब देखिएगा यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है, यानी कि यहीं पे चिमनी लगा हुआ है और यहाँ पे सारा कुछ एरिया ये पूरा कवर है, ठीक है ना। ये प्लांट का एरिया है, इस प्लांट से थोड़ा हट के यानी कि प्लांट के अंदर ही प्लांट से थोड़ा दूरी पे ये कूलिंग टावर लगाया जाता है। इस कूलिंग टावर में क्या कार्य होता है कि जो स्टीम बॉयलर से तैयार होके आई है टरबाइन को चलाने के लिए, जब टरबाइन हमारी घूम जाती है फिर उस स्टीम का कोई काम नहीं है, उस स्टीम को हम लोग दोबारा यूज करना चाहते हैं, तो यूज करने के लिए स्टीम को पहले ठंडा करने के लिए कहाँ लाते हैं, इस कूलिंग टावर के अंदर लाते हैं। अब देखिए पूरा पूरा पानी तो ठंडा हो नहीं पाता, थोड़ा बहुत तो बच जाता है जो ऊपर कूलिंग टावर के ऊपर से उड़ जाता है। अब देखिए ये जो सफेद कलर का दिख रहा है ना धुआं धुआं जैसे, ये धुआं नहीं है, उसी स्टीम यानी कि जो स्टीम हम लोग इसके अंदर लाए थे ठंडा करने के लिए, तो वो पूरी तरह से ठंडा नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत बच जाता है और जो बच जाता है वही ऊपर की तरफ से उड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरा बिजली का उत्पादन होता है एक थर्मल पावर प्लांट के अंदर। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि अगला वीडियो किस पावर प्लांट के बारे में चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।